नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके प्रभाव क्या है और अंत में यह देखेंगे कि इस परिवर्तन से बचने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन है क्या। जलवायु परिवर्तन मानव द्वारा संचालित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के वजह से वैश्विक तापमान में आई हुई वृद्धि को कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मौसम पैटर्न में बड़े पैमाने पर आए बदलाव भी इसमें शामिल है। तो यह देखते हैं कि यह तापमान बढ़ता कैसे है। तो यह तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। सूर्य से जो आई हुई किरणें धरती पर टकराती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं और कुछ वातावरण में ही फंस जाती हैं, क्योंकि वातावरण में जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि, इनके वजह से यह किरण उन गैसों के उस पार नहीं जा पाती और यह बार बार वातावरण में ही फंस जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है। तो इसके कई प्रभाव होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य प्रभाव है, जैसे औसत तापमान में वृद्धि। अगर IPCC 2014 की माने तो भारत में तापमान 2030 तक 0.7 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और 2080 तक 3.3 से लेकर 4.8 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसका दूसरा प्रभाव है चरम सीमा पर मौसम की घटनाएं, यानी अनिश्चित समय पर आए हुए बाढ़, भवंडर, तूफान, जो कि काफी बड़े पैमाने पे आजकल आ रहे हैं, वो भी इसका ही प्रभाव है। अगला प्रभाव है ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना। जैसे कि हम जानते हैं कि तापमान में वृद्धि के वजह से बर्फ पिघलकर पानी बन जाते हैं। तो इसी वृद्धि के वजह से जो हमारे पृथ्वी पर बर्फ का ढेर है वो पिघलना शुरू हो गया है, जिसके पिघलने के वजह से समुद्र का स्तर और समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जलीय कृषि को भोगना पड़ रहा है, जो पहले से ही घट रही है। और एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि अगर आज समुद्री जल स्तर में 1 मीटर की वृद्धि होती है तो भारत में लगभग 70 लाख लोगों को विस्थापित करना होगा। अगला प्रभाव है पौधों पर प्रभाव, यानी कृषि पर। कृषि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25% योगदान देता है और कुल कार्यबल का 66% कार्यरत है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण फसलों जैसे चावल और गेहूं की उत्पादकता में भी काफी गिरावट आ सकती है। जैसे कि सर्दियों में अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो तो गेहूं की उपज में तकरीबन 0.45 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम हो सकती है। इसके अलग प्रभाव में है सामाजिक प्रभाव और स्वास्थ्य मुद्दे, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पे तापमान की वृद्धि होती है तो वह क्षेत्र इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें किसी और क्षेत्र पे जाना पड़ेगा, जिसके वजह से दूसरे क्षेत्र पर भार और भी बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य मुद्दे, जैसे कि गर्मी में बहुत देर तक रहने की वजह से लोगों को दिल से संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि प्रतिपुष्टिपाश है क्या। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रकृति की हर चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो प्रतिपुष्टिपाश उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई भी एक घटना अपने से पहली हुई घटना पे आधारित रहता है और यह जो घटना है वो आने वाली घटना को भी प्रभावित करता है। तो प्रतिपुष्टिपाश 2 प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो चलिए समझते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिपुष्टिपाश में क्या अंतर है। सकारात्मक प्रतिपुष्टिपाश, तो इसमें यह होता है कि एक क्रिया के वजह से प्रतिक्रिया में बढ़ाव आता है, यानी कि उस क्रिया के होने के वजह से प्रतिक्रिया बढ़ता है और उस प्रतिक्रिया के होने से जो क्रिया है वो और भी बढ़ता है। तो इस तरीके से इस पाश में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बढ़ते ही जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं आलस और काम। जैसे कि मान ले हम किसी काम को आलस से टाल रहे हैं, इससे क्या होता है, समय के साथ साथ काम बढ़ता जाता है और काम और बढ़ जाने की वजह से हम और भी आलसी हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें और भी कम काम करने का मन करता है। तो यह पाश प्रणाली को अस्थिर बनाता है
और तो और स्थिति को और भी बदतर कर देता है। तो अब जानते हैं कि नकारात्मक प्रतिपुष्टि पाश। इसमें क्या है कि एक क्रिया की वजह से उसके प्रतिक्रिया में बढ़ोतरी होती है, पर इस प्रतिक्रिया में बढ़ोतरी की वजह से उस क्रिया में कमी दिखती है। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं शिकार और शिकारी। अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में शिकार है तो वहां पर समय के साथ साथ शिकारी भी बढ़ जाएंगे। आसपास की जगह की शिकारी जहाँ पे कम शिकार है वह भी इस स्थान पर आ जाएंगे, पर ज्यादा शिकारी होने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा शिकार होगा, जिसकी वजह से वहां पर शिकार की मात्रा कम हो जाएगी और परिणाम स्वरूप वहां पर शिकारी भी कम हो जाएंगे। तो यह पाश प्रणाली को स्थिर बनाता है और तो और स्थिति को नियंत्रण में भी रखता है। तो चलिए अब हम एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि पाश का उदाहरण देखते हैं। इसका एक काफी अच्छा उदाहरण है अमेज़न रेन फॉरेस्ट डाई ऑफ। अमेज़न को माना जाए तो इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि तकरीबन 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। तो मान लेते हैं कि तापमान में वृद्धि हुई। इस वृद्धि की वजह से उस जंगल में सूखे और दावानल की घटनाओं में वृद्धि होती है और इस आय वृद्धि के दो परिणाम हो सकते हैं। या तो पेड़ मर जाते हैं और मिट्टी में विघटित हो जाते हैं, या पेड़ जलते हैं और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के वजह से, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, कि इससे ग्रीन हाउस प्रभाव और बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने से वातावरण में और भी अधिक गर्मी आती है और सूर्य के किरण और फंस जाते हैं, और इस सूर्य किरण के फंसने की वजह से तापमान में और वृद्धि आती है। तो अब इसके पहले परिणाम को देखते हैं। पेड़ के मर जाने की वजह से वातावरण में कम वाष्पोत्सर्जन होती है, यानी कि हवा में पत्तों से कम नमी जाती है। इस वायु में नमी के कम होने से उस स्थान पर वर्षा में भी कमी आती है और वर्षा की इस कमी से तापमान में वृद्धि होती है। तो यह चक्र बार बार चलता रहता है और स्थिति को और भी बद से बदतर करते जाता है। तो यह सब सुनने के बाद हम सबके मन में एक ही सवाल उठती है, क्या अब पहले से ही बहुत देर हो चुकी है? तो मेरे ख्याल से अभी भी काफी कुछ बदला जा सकता है। जैसे प्रतिस्पर्धी कीमतों में कम कार्बन उत्सर्जन वाले कुछ अन्य ऊर्जा के स्रोत, इन स्रोतों से काफी कम मात्रा में कार्बन वातावरण में जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य स्रोत हैं परमाणु ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। इसके अलावा भी हम काफी कुछ कर सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है, और तो और अधिक पेड़ से होने की वजह से वायु में और नमी दी जा सकती है, जिसके वजह से ज्यादा वर्षा होने की संभावनाएं होती है। और तो और हम यह कर सकते हैं कि समाज में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोग और जागरूक होंगे। एक और अच्छा तरीका है वाहनों का डिकार्बनाइजेशन, यानी वाहनों में ऐसा ईंधन का इस्तेमाल करना जिससे वातावरण में कम कार्बन जाए, जैसे कि सौर बिजली पर चलने वाले वाहन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफी कुछ जानने को मिला होगा, और मैं इस वीडियो को जेम्स हैंसन के एक अच्छे विचार से खत्म करना चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग अब केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह आज का सच बन चुका है। धन्यवाद।